तो पिछले एपिसोड में नाइन कोल्ड पैलेस के मास्टर को भी पता चल गया था कि वांजियान पवेलियन और सेवन स्टार वैली ने एक साथ में अलायंस कर लिया है और इसके अलावा अब तो वो कुछ दिनों में इनके ऊपर अटैक भी करना चाहते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम सेवन स्टार वैली के सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि सिंग्यून और फुगुजू पर्सनली एक आर्मी को लीड करने वाले हैं, क्योंकि अब वो नाइन कोल्ड पैलेस के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। अब इस बात को सुनते ही इनके साथ वाली लेडी इस बात के ऊपर हंसने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि वांजियान पवेलियन और सेवन स्टार वैली ने तो पहले से ही अलायंस कर लिया था, जबकि फुगुजू ने तो नाइन कोल्ड पैलेस के गुलामी से छुटकारा पाने का भी डिसाइड कर लिया था और इसके अलावा अब तो वांजियान पवेलियन के साथ में मिलकर अटैक भी करना चाहते हैं, जिस बात से ऐसा लगता है कि हम नाइन कोल्ड पैलेस के गुलामी से पूरी तरह से छुटकारा पाने वाले हैं। लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर वांजियान पवेलियन के बाकी लोग भी आ जाते हैं, जिसे देखते ही ये सभी लोग अब बहुत ही हैरान हो गए थे, क्योंकि अब यहाँ पर सभी पावरफुल लोग एक साथ में इकट्ठा हो गए थे। लेकिन तभी कुछ देर के बाद सिंग्यून भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो सभी से कहने लगता है कि नाइन कोल्ड पैलेस ने हजारों सालों से सेवन स्टार वैली को अपना गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन इसके वजह से आम लोगों को न केवल सफर करना पड़ा था, बल्कि इसके अलावा उन्होंने लोगों से इमोशन को अलग करने के लिए बहुत ही खतरनाक टेक्निक का यूज भी किया था, क्योंकि वो ऐसा करके बिना किसी इमोशन वाले पपेट को बनाना चाहते थे, जिसके वजह से हजारों इनोसेंट सोल्स वहाँ के कभी न खत्म होने वाले बर्फ में फंसे हुए हैं। लेकिन मैं वांजियान पवेलियन के मास्टर के रूप में आम लोगों के दर्द को फील कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने सभी लोगों को बचाने का डिसाइड कर लिया है। इसके बाद वो यहाँ पर आए सभी लोगों से कहता है कि हम एक साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं और इसके बाद वो अपने आर्मी और लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद ये सभी लोग सुइचिंग नाम के सिटी के पास में आ गए थे, जो कि असल में नाइन कोल्ड पैलेस और सेवन स्टार वैली के बॉर्डर के ऊपर बना हुआ था। और इसके बाद फुगुजू सिंग्यून से बताता है कि इसे आर्मी के लिए टेम्पररी स्टेशन के रूप में बनाया गया था, क्योंकि यह जगह इसके लिए बहुत ही सुटेबल थी। और इसके बाद अब ये सभी लोग इस सिटी के अंदर आ जाते हैं। अब इसी के साथ फुगुजू यहाँ पर इन सभी को एक मैप दिखाता है और फिर इनसे बताता है कि नाइन कोल्ड पैलेस नाइन कोल्ड माउंटेन के ऊपर बना हुआ है, इसलिए 100 मील की दूरी पार करने के बाद हम सेफली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिस पर वुजिंग कहता है कि अगर हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरा अनुमान है कि हम कल तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर फुगुजू कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ पर नाइन कोल्ड पैलेस है वहाँ पर कोल्ड आइसोल का ग्रेट फॉर्मेशन लगा हुआ है, और अगर इसके बारे में एंशिएंट रिकॉर्ड की बात की जाए तो उसके अनुसार यह फॉर्मेशन नाइन कोल्ड माउंटेन के ऊपर टिका हुआ है, जिसके वजह से वो हेवन और अर्थ के बीच के ठंडी हवा को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको एक मिस्टीरियस आइस पैटर्न में चेंज कर देता है। इसके बाद फुगुजू आगे बताता है कि यह चीज असल में नाइन कोल्ड पैलेस के सेंटर में है, जहाँ के 100 मील के दायरे में अर्थ स्पिरिट के कल्टीवेशन वाला आदमी हिल भी नहीं सकता, जबकि उसके 10 मील के दायरे में हेवनली स्पिरिट के कल्टीवेशन वाला आदमी पूरी तरह से बर्फ में फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए वो इनसे कहता है कि वहाँ पर जा पाना इतना भी आसान काम नहीं है। अब इन सभी बातों के बारे में जानकर एल्डर मो भी काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना खतरनाक स्पिरिट अरे इस दुनिया में हो सकता है, और इसके अलावा यह चीज तो बिल्कुल एक आइस बैरियर के जैसी है, जो कि हर वक्त नाइन कोल्ड पैलेस को प्रोटेक्ट करता है। तभी इस पर वुजिंग कहता है कि इसके अनुसार अगर मुझे नाइन कोल्ड पैलेस में एंटर करना है तब इसके पास मेरे पास में यिन यांग रिल्म की कल्टीवेशन जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी बात है तो हमारी आर्मी इसमें हमारी कुछ भी मदद नहीं कर पाएगी। और इस बात के वजह से वो काफी परेशान होने लगा था। लेकिन तभी इस पर फुगुजू कहता है कि यह सब केवल उसी फॉर्मेशन के वजह से है और यही वजह है कि वहाँ के 100 मील के दायरे में कोई भी सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने किसी तरह से बहुत सारे कॉम्बैट पावर को इकट्ठा कर लिया और फिर इसका यूज करके हम नाइन कोल्ड पैलेस के ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर दें, तब इसके वजह से नाइन कोल्ड पैलेस में पूरी तरह से तबाही मच जाएगी। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर एल्डर मो कहता है कि तुम्हारा प्लान तो सुनने में काफी ठीक है, लेकिन फिर भी हम में से कोई नहीं जानता कि आखिर वहाँ पर है क्या, और इसके अलावा हम तो यह भी नहीं जानते कि वहाँ के स्टूडेंट का कल्टीवेशन बेस क्या है। जिसके बाद फुगुजू इनसे बताता है कि वहाँ के 3000 स्टूडेंट की कल्टीवेशन हेवन एंड स्पिरिट रिल्म में पहुँच गई है। लेकिन इसके अलावा अगर यिन यांग कल्टीवेशन बेस के बारे में बात किया जाए तो इस कल्टीवेशन बेस वाले वहाँ पर टोटल 18 लोग हैं, जबकि वहाँ पर निर्वाणा लेवल की कल्टीवेशन वाले केवल 2 ही लोग हैं। इसके बाद फुगुजू इनसे बताता है कि उनका नाम ग्रेट एल्डर यूसा और सेकेंड एल्डर यूलोंग है। लेकिन इसके अलावा फुगुजू इनको यह भी बता देता है कि जी सुई सेंग सबसे चालाक है, जिसकी कल्टीवेशन बेस मार्शल एम्परर रिल्म में पहुंच गई है। तभी
तभी टियानचोंग कहता है कि अब तो जियांग चियांजू और उसके सभी एल्डर भी इस स्वॉर्ड स्लेव में चेंज हो गए हैं, जिसके वजह से हमारे पास में यिन यांग की कल्टीवेशन वाले 5000 स्वॉर्ड स्लेव और इसके अलावा हमारे पास में तो निर्वाणा लेवल वाले भी 5 स्वॉर्ड स्लेव हैं। और अगर इसमें मुझे वुजिंग और फुगुजू को भी शामिल कर लिया जाए तब इस तरह से हमारे पास में तो निर्वाणा लेवल वाले टोटल 8 लोग हैं। इसीलिए अब इन सभी बातों से टियानचोंग को लग रहा था कि ये लोग एक साथ मिलकर 9 कोल्ड पैलेस को बहुत ही आसानी से हरा देंगे, लेकिन अभी भी इनको यी सुई सेंग के बारे में चिंता हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगजुन को यहाँ पर आने के बाद कुछ गड़बड़ लग रहा था और फिर वो कहने लगता है कि हम सभी लोग तो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक हमें 9 कोल्ड पैलेस के तरफ से कोई भी हलचल नहीं मिला, जिसके वजह से यह बात सिंगजुन को काफी अजीब लग रही थी। इसीलिए सिंगजुन डिसाइड करता है कि जब तक इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक ये लोग भी 9 कोल्ड पैलेस के खिलाफ में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब इस बात से फुगुजू थोड़ा सा परेशान होने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि वॉर करने की अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों से निकल रही है और अगर हमने एक बार इसे मिस कर दिया तो फिर हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिंगजुन इसके बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि तुम सब काफी थक गए होगे और इसीलिए वो कुछ देर तक यहाँ पर आराम करने का डिसाइड करता है। अब यह देख फुगुजू सोचने लगता है कि हमारे पास में इतना अच्छा चांस है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिंगजुन को इसे हासिल करने के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसके वजह से अगर हम इसमें जितना ज्यादा लेट करेंगे तब वांजियान पवेलियन और 9 कोल्ड पैलेस के बीच में उतना ही खतरनाक वॉर होगा। लेकिन असल में फुगुजू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं थी और फिर वो कहने लगता है कि अगर ऐसा भी हुआ तो इसमें मेरा ही फायदा है, क्योंकि इस तरह से मैं वांजियान पवेलियन और 9 कोल्ड पैलेस के ऊपर आसानी से कब्जा कर लूंगा और इस तरह से मैं केवल एक झटके में पूरे नॉर्थन वाइल्डरनेस का मास्टर बन जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगजू ने यहाँ पर छुपकर उसके सारे बातों को सुन लिया था, इसलिए वो कहता है कि फुगुजू का एम्बिशन तो काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे 9 कोल्ड पैलेस के बारे में सबसे ज्यादा डर है। और इसी के साथ सिंगजुन को यह भी समझ में आ गया था कि फुगुजू ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने ग्रेट फॉर्मेशन के बिना 9 कोल्ड पैलेस यहाँ पर हजारों सालों से नहीं रह पाता। इसीलिए सिंगजुन को शक हो जाता है कि 9 कोल्ड पैलेस के अंदर जरूर ही कोई सीक्रेट छुपा हुआ है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए वो खुद इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड कर लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिंगजुन यहाँ अंदर की तरफ जाने लगा था, जहाँ पर उसे भी स्पिरिट अरे की रेंज 100 मील तक फील हो रही थी। इसीलिए वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो ग्रेट आइस सोल फॉर्मेशन लगा हुआ है वो कम से कम लेवल 9 में पहुँच गया है। अब इसी तरह से इसके बारे में पता लगाते हुए सिंगजुन अंदर की तरफ जाने लगा था, जहाँ पर वो कहता है कि एक लेवल 9 वाले ग्रेट फॉर्मेशन को चलाने के लिए न केवल बहुत सारे ट्रेनिंग रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, बल्कि इसके अलावा इसके लिए बहुत सारे पावरफुल बिल्डर्स भी चाहिए, जबकि असल में यहाँ पर तो रिसोर्स की बहुत ही ज्यादा कमी है और इसीलिए सिंगजुन सोचता है कि ऐसा तो इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिंगली एक जगह पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही थी और उसके हाथ में एक छोटा सा डॉल भी होता है, जिसे देख वो कहती है कि यह लिटिल प्रोफेसी एल्डर युलोंग के द्वारा अरेंज किया गया है और इसी के साथ वो किसी बात के बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगी थी। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिंगजुन भी अब यहाँ पर आ चुका था, जबकि इसके बारे में बिंगली को कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद सिंगजुन कहने लगता है कि कहीं ना कहीं पर इस फॉर्मेशन की आई और हार्ट जरूर होगी और अगर इसे मैंने किसी तरह से खोजकर अपने हैवी स्वॉर्ड से इसे बाहर कर दिया तब इस तरीके से मैं इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और इसी के साथ 9 कोल्ड पैलेस का फॉर्मेशन भी पूरी तरह से सीज हो जाएगा, जिसका फायदा उठाकर मेरी आर्मी भी यहाँ पर एंटर कर जाएगी और इस तरह से हम लोग 9 कोल्ड पैलेस को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। लेकिन फिर भी अभी तक सिंगजुन को फॉर्मेशन के आई के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था, इसीलिए अब उसे इस फॉर्मेशन के बारे में काफी चिंता होने लगती है और इसीलिए वो सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह फॉर्मेशन लेवल 9 से भी आगे चला गया है। लेकिन तभी इसी बीच उसे यहाँ से कुछ दूरी पर लियू शियान की ब्रेथ नजर आती है और इसीलिए वो तुरंत इसके बारे में पता लगाने के लिए वहाँ पर चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू शियान वहीं पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन इसके चारों तरफ कोई आइस बैरियर बना हुआ था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लियू शियान को भी सिंगजुन की उपस्थिति फील होने लगी थी और इसीलिए वो भी उसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद अब सिंगजुन भी दौड़ते हुए तुरंत उसके पास में आ गया था। लेकिन आज इतने समय के बाद ये दोनों एक दूसरे को देख काफी इमोशनल हो गए थे और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और फिर कमेंट
कमेंट करके बताना कि यास का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा।